हेलो डियर स्टूडेंट, टॉपर कोचिंग क्लास के इस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अनदर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अ स्टूडेंट कैरीज आउट एन एक्सपेरिमेंट एंड प्लॉट्स द वीआई ग्राफ यानी कि वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी करंट ग्राफ ऑफ 3 सैंपल्स ऑफ नाइक्रोम वायर विथ रेजिस्टेंसेस R1, R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली एज शोन इन फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो स्टूडेंट है उन्होंने नाइक्रोम की 3 वायर्स ली है जिसका रेजिस्टेंस था R1, R2 और R3 इस तरीके से, और आफ्टर पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट बाय अप्लाइंग सम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो रीडिंग्स मिले हैं उसका उसने ग्राफ यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है इस तरीके से। तो हमें यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, और ऑप्शंस दिए गए हैं R1 इज इक्वल टू R2 इक्वल टू R3, R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3। इस तरीके से फिर रेजिस्टेंस या इक्वल है या फिर कौन मैक्सिमम है कौन लीस्ट है, ये हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले हम लोग इस कंसेप्ट को यहाँ पे ठीक से समझते हैं। तो जब भी हम लोग वीआई ग्राफ है ना, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अगेंस्ट इलेक्ट्रिक करंट का ग्राफ शो करते हैं और उसका जो ग्राफ आता है, तो ये जो लाइन आती है दैट रिप्रेजेंट्स द रेजिस्टेंस, है ना, रेजिस्टेंस डिनोट करती है ये लाइन। सबसे पहले इस बात को समझना जरूरी होता है। उसके बाद में इस ग्राफ से हम लोग क्या मीन्स कंक्लूजन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो लॉजिक एकदम सिंपल है, इट डिपेंड ऑन द स्लोप ऑफ द लाइन, है ना। स्लोप जितना ज्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा। प्लीज नोट दिस थिंग, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। स्लोप ऑफ द लाइन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। यानी कि इस डायग्राम में अगर हम लोग देखते हो तो ये जो ग्राफ रेजिस्टेंस 1 का जो स्लोप है वो काफ़ी ज़्यादा हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इन तीनों में रेजिस्टेंस 1 जो होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो सबसे कम यहाँ पे होगी। प्लीज नोट दिस थिंग, अगर स्लोप ज़्यादा है वीआई ग्राफ में तो उस रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और जितना कम स्लोप होता है, जैसे कि R3 का हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, तीनों R1, R2, R3 में रेजिस्टेंस 3 का वीआई जो स्लोप है इस ग्राफ में वो काफ़ी कम है, यानी कि उसका रेजिस्टेंस जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, है ना। तो एक बात हमने यहाँ पे समझ ली कि ग्राफ में स्लोप और रेजिस्टेंस किस तरीके से रिलेटेड है, इनवर्सली रिलेटेड है। जितना ज़्यादा स्लोप होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा। तो लॉजिक क्लियर हो चुका है। तो चलो डिस्कस करते हैं फिर कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है। इक्वल तो नहीं होंगे, अगर ये तीनों कोइंसाइड होते थे तो यहाँ पे हम लोग कहते थे कि उन तीनों का रेजिस्टेंस सेम है, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि डिफरेंट स्लोप से तीनों रेजिस्टर्स के। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे ज्यादा स्लोप R1 का है, यानी कि सबसे कम उसमें R1 होगा। उससे थोड़ा सा कम स्लोप R2 का है, यानी कि R2 इस R1 से ज्यादा होगा। और सबसे कम स्लोप R3 का है, यानी इन सब में जो स्लोप या रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो R3 का होगा, है ना। यानी कि क्योंकि उसका स्लोप सबसे कम है यानी कि उसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा। तो यस, लॉजिक क्लियर हो गया है। लॉजिक, आफ्टर क्लियरिंग द लॉजिक, ये है प्रॉपर सीक्वेंस जो कि हमें दिखाई दे रही है ऑप्शन नंबर सी में। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, इफ द करंट I थ्रू अ रजिस्टर इज इंक्रीज्ड बाय 100%, ओके, assume that the temperature remains unchanged, the increase in power dissipated will be 100%, 200%, 300%, 400%, ओके। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि जो करंट फ्लो हो रहा है उसको अगर हमने 100% यहाँ पे इंक्रीज कर दिया तो पहले जो पावर थी वो कितने परसेंट से यहाँ पे इंक्रीज होगी वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हमें यहाँ पे 2 कंडीशन है, यानी कि सबसे पहले जब सपोज इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे था I और अभी ये जो इलेक्ट्रिक करंट है वो 100% बढ़ा दिया है, यानी कि डबल हो चुका है वो। तो अभी इलेक्ट्रिक करंट हो गया है 2I इतना। ये है कंडीशन नंबर 2, दिस इज कंडीशन नंबर 1, दिस इज कंडीशन नंबर 2। अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है इंक्रीज इन पावर परसेंटेज। तो सबसे पहले हम लोग पावर कितनी इंक्रीज हुई ये फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद उसका परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे। तो चलो, पावर का फॉर्मूला हमें पता है, द पावर इज I स्क्वायर R। सो यहाँ पे करंट I ही हमने कंसिडर किया है, I स्क्वायर R। अभी इस सेकेंड कंडीशन में भी हम लोग पावर फाइंड आउट कर लेते हैं, उसको मैं P2 कह देता हूँ, ठीक है ना, पावर 2। तो यहाँ पे फिर से वही फॉर्मूला I स्क्वायर R, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट है 2I, तो इसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R, तो इट विल बी 4I स्क्वायर R। तो ये है कंडीशन नंबर 1 में जितनी पावर है उतनी, और ये है कंडीशन नंबर 2 की पावर।
तो अभी हम लोग इंक्रीज इन पावर फाइंड आउट करते हैं, यानी कि उनका सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होगा डिफरेंस। तो यहाँ पे वो है 4i² माइनस i²r, यानी कि आंसर है 3i²r, यानी कि इतनी जो पावर है वो इंक्रीज यहाँ पे हुई है। तो हमें उसको फाइंड आउट करना है परसेंटेज में। तो इंक्रीज परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। तो चलो इंक्रीज कितना हुआ है, देखो ये है फॉर्मूला इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100, इससे परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इंक्रीज हुई है पावर 3i²r। ओरिजिनल कितनी थी, ओरिजिनल थी इतनी, इंक्रीज होने से पहले i²r मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये i² गॉट कैंसल, सो 3 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 300 परसेंटेज। तो हम लोगों ने परसेंटेज में वैल्यू फाइंड आउट की कि अगर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट को 100% इंक्रीज किया तो पावर यहाँ पे 300% इंक्रीज होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो किस तरीके से सॉल्व किया है इसका लॉजिक ठीक से समझ लीजिए। सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना होगा दोनों कंडीशन में कितनी पावर यहाँ पे जनरेट हुई है। उसके बाद में हमें इंक्रीज परसेंटेज फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले इंक्रीज कितना हुआ ये फाइंड आउट करना जरूरी है। उसके बाद में हम लोग इंक्रीज परसेंट फाइंड आउट करेंगे, कैसे, जितना इंक्रीज हुआ है वो डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इंटू 100। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि 300% इंक्रीज हुई है पावर। क्वेश्चन नंबर 13, द रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज इफ। ओके, तो रेजिस्टिविटी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट हमें दिए गए हैं। सबसे पहले हम लोग रेजिस्टिविटी के बारे में जान लेते हैं। रेजिस्टिविटी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, है ना। तो हर मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी है वो डिफरेंट होती है। क्यों, क्योंकि वो डिपेंड होती है दो फैक्टर्स के ऊपर, एक यानी कि नेचर ऑफ मटेरियल और सेकेंड होता है टेम्परेचर। तो हर मटेरियल का नेचर अलग होता है, उसमें जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो उसकी रेजिस्टिविटी भी डिफरेंट होगी, और टेम्परेचर से भी रिलेटेड होती है रेजिस्टिविटी। ओके, तो चलो डिस्कस करते हैं। हमें कहा गया है कि रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी इफ द मटेरियल इज चेंज। तो नहीं, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि अगर मटेरियल चेंज हो जाता है तो रेजिस्टिविटी चेंज होगी बिकॉज इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी। द रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज इफ द टेम्परेचर इज चेंज, यानी कि ये स्टेटमेंट कह रहा है कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है फिर भी रेजिस्टिविटी चेंज नहीं हो रही है। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट। रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड होती है। तो अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो 100% रेजिस्टिविटी भी चेंज होगी। द शेप ऑफ रजिस्टर इज चेंज। हाँ, अगर शेप चेंज होता है रजिस्टर का तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स शेप, है ना। इट डिपेंड्स ओनली ऑन नेचर एंड टेम्परेचर। तो अगर शेप चेंज हो जाता है तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी में है बोथ मटेरियल एंड टेम्परेचर आर चेंज। तो बिल्कुल नहीं चेंज होगी, मीन्स तो 100% चेंज होगी, सॉरी, क्योंकि इन दोनों फैक्टर के ऊपर भी तो रेजिस्टिविटी डिपेंड है। दोनों के दोनों अगर चेंज हो जाते हैं तो रेजिस्टिविटी भी चेंज होगी। तो फ्रॉम द गिवन फोर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सो द लॉजिक ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट आपको पता होना चाहिए कि रेजिस्टिविटी कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड होती है। So please note that it depends on the nature of material and it also depends on the temperature of the material. Question number 14. In an electrical circuit, the incandescent bulb A, B and C of rating 40 watt, 60 watt and 100 watt respectively are connected in parallel टू एन इलेक्ट्रिक सोर्स। ओके, इलेक्ट्रिक सोर्स को ये तीनों बल्ब कनेक्ट किए हुए हैं, उनकी जो पावर है वो यहाँ पे हमें नजर आ रही है 40 वाट, 60 वाट, 100 वाट। ठीक है, आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैपन रिगार्डिंग देयर ब्राइटनेस। ओके, तो ब्राइटनेस से रिलेटेड हमें यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये हमें आइडेंटिफाई करना है। स्टेटमेंट्स देख लेते हैं क्या है। ब्राइटनेस ऑफ ऑल द बल्ब्स विल बी सेम, brightness of A will be maximum, brightness of bulb B will be more than that of A, brightness of C will be less than that of B. Okay, तो मीन्स हमें यहाँ पे कंपेयर करना है brightness of this different bulb। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये जो पावर रेटिंग होती है ना, ये जो वैटेज दिए है, यानी कि दिस इज द पावर रेटिंग। ये जो पावर होती है, पावर ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। प्लीज नोट दिस थिंग, पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। जितनी मैक्सिमम पावर होगी ना, जितनी मैक्सिमम पावर होगी उतना रेट ऑफ डूइंग वर्क ज्यादा होता है, वो काम जल्दी होता है। प्लीज नोट दिस थिंग। और इलेक्ट्रिक बल्ब का फंक्शनिंग हमें पता है, इलेक्ट्रिक करंट पास होता है और उसके बाद में फिर वो फिलामेंट गर्म होके लाइट इमिट होती है। तो जितनी ज्यादा पावर होगी उस पर्टिकुलर
बल्ब की उतनी ही ज़्यादा वो वर्क करेगा, उतनी ही ज़्यादा उसकी एफिशिएंसी होगी, यानी ब्राइटनेस ज़्यादा होगा। तो लॉजिक इज़ वेरी क्लियर, मैक्सिमम वैटेज यानी मैक्सिमम पावर यानी मैक्सिमम ब्राइटनेस। तो इन तीनों बल्ब में हम लोग देख रहे हैं कि बल्ब ए का है 40 वैट, बी की पावर है 60 वैट एंड सी की पावर है 100 वैट। तो सीक्वेंस अगर लगाते हैं हम लोग तो सबसे ज़्यादा जो ब्राइटनेस होगा वो बल्ब सी देगा, क्योंकि उसकी 100 वैट की पावर है ना। उसके बाद जो ब्राइटनेस होगा वो होगा बल्ब बी का, क्योंकि उसकी 60 वैट पावर है। और सबसे कम जो ब्राइटनेस देगा वो देगा बल्ब ए, क्योंकि उसकी जो पावर है वो 40 वैट की है। जिसकी ज़्यादा पावर उतना ज़्यादा एफिशिएंटली वो ब्राइटनेस देगा। प्लीज़ नोट दिस थिंग। तो चलो देखते हैं, ब्राइटनेस ऑफ ऑल द बल्ब्स विल बी सेम तो नहीं है यहाँ पे, सो फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ब्राइटनेस ऑफ ए विल बी द मैक्सिमम, तो ए थी तो सबसे कम है, तो ये भी नहीं यहाँ पे होगा करेक्ट। ब्राइटनेस ऑफ बल्ब बी विल बी मोर देन दैट ऑफ ए, बल्ब बी विल बी दैट मोर देन ए। हाँ, ये तो नजर आ रहा है, ब्राइटनेस ऑफ बी इज मोर देन ए, यस दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। ब्राइटनेस ऑफ बल्ब सी विल बी लेस देन दैट ऑफ बी, तो नहीं, सी की तो ब्राइटनेस बी से ज्यादा है, तीनों में ज्यादा है सबसे ब्राइटनेस सी, तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा, जब हमने इन सभी बल्ब को अकॉर्डिंग टू देयर पावर हमने सबसे पहले अरेंज कर लिया है, उसके बाद में हम लोग आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का लॉजिक ये है, आपको पता होना चाहिए पावर इज अ रेट ऑफ डूइंग वर्क, जितनी मैक्सिमम पावर होगी उतनी ज्यादा एफिशिएंटली वो पर्टिकुलर डिवाइस काम करता है। तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। Question number 15. In an electrical circuit, two resistors of 2 ohm and 4 ohm respectively are connected in series. Okay, तो series में connect किए गए to a 6 volt battery. The heat dissipated by 4 ohm resistor in 5 seconds will be. Okay, तो देखो हमें एग्जाम्पल में ये दिया गया है कि there are two resistors, उसकी जो कैपेसिटी है वो 2 ohm और 4 ohm का रजिस्टर है। दे आर कनेक्टेड टू अ बैटरी, है ना, बैटरी से कनेक्टेड है, जिसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 6 वोल्ट का यहाँ पे है। हमें यहाँ पे दिया गया है कि अगर इसमें से 4 सेकेंड तक हम लोग करंट पास करते हैं तो इस 4 ओम का जो रजिस्टर है वो कितनी हीट यहाँ पे डिसिपेट करेगा, ये हमें यहाँ पे पूछा गया है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं कि ये जो दोनों रजिस्टर है वो यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट किए हुए हैं। So before solving this question, first we will find that how much current is passing through the circuit. सर्किट से कितना करंट पास हुआ है। तो करंट का फॉर्मूला हमें ओम्स लॉ पता है, V इज इक्वल्स टू आई आर, है ना। सो V अपॉन आर विल बी आई। तो इलेक्ट्रिक करंट हमें मिल सकता है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो अभी यहाँ पे हमें टोटल रेजिस्टेंस सबसे पहले कैलकुलेट करना होगा। तो सीरीज में है तो सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस होता है सम ऑफ ऑल द रेजिस्टर, तो इसी की वजह से टोटल रेजिस्टेंस होगा 2 + 4 यानी कि वो होगा 6 ओम का, यानी कि इस कंप्लीट सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो 6 ओम यहाँ पे है। और पोटेंशियल डिफरेंस भी यहाँ पे दिया गया है 6 वोल्ट का। तो करंट यहाँ पे कैलकुलेट होगा पोटेंशियल डिफरेंस 6 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया हुआ है 6, तो इट विल बी 1 एम्पियर, है ना। मीन्स इस पूरे सर्किट से कितने एम्पियर का करंट पास हो रहा है, 1 एम्पियर का करंट पास हो रहा है। तो आपके मन में ये सवाल होगा कि हमें पूछा गया है हीट डिसिपेटेड कितनी है, तो हम लोगों ने करंट क्यों फाइंड आउट किया, क्योंकि जो हीट हमें फाइंड आउट करनी है उसका जो फॉर्मूला है दैट इज द I²RT। तो इसके लिए हमें ये करंट जो पास हो रहा है उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस से वो कितना पास हो रहा है ये पता होना जरूरी था। सो इसी की वजह से इट इज I²RT। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। करंट तो पता चल गया 1 एम्पियर का है, तो हीट डिसिपेटेड विल बी 1² इनटू रेजिस्टेंस कितना है, कौन से इसका फाइंड आउट करना है 4 ओम से, सो इट विल बी 4 इनटू व्हाट इज टाइम इज 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स के लिए वो करंट फ्लो हो रहा है। तो बाय आफ्टर परफॉर्मिंग द कैलकुलेशन 5 4 = 20, सो इट इज 20। और हीट है तो एनर्जी है तो जूल में एक्सप्रेस करते हैं हम लोग एनर्जी को, तो इट विल बी 20 जूल। तो देखा हम लोगों ने किस तरीके से हम लोगों ने आंसर फाइंड आउट किया है। तो ऑप्शन यहाँ पे है यस, ऑप्शन नंबर सी 20 जूल। तो इस क्वेश्चन में आपको 3 बातें ये पता होनी चाहिए। सबसे पहले आपको हीट का फॉर्मूला पता होना चाहिए I²RT। दूसरी बात आपको ये पता होना चाहिए कि अगर सीरीज में रेजिस्टर कनेक्ट करते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए।
ये दो बातें पता होने के अलावा आपको ये पता होना चाहिए ओम्स लॉ, जिससे कि हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस पता हो। तो अगर आपको ओम्स लॉ पता है, सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं और हीट का ये जो फॉर्मूला है वो पता होगा, तो आप लोग आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो।